मेरी मदद करो, मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर फरामोश नहीं करूंगा। नुमाश ने अब अपना दिल खोलकर मेरे सामने रख दिया। अलशिकोल मेरी कोई औलाद नहीं, मेरी शादी को 20 बरस हो गए हैं। मेरे खामद ने बाहर औरतें रखी हुई हैं, वो मुझसे नफरत करता है, मैं भी उससे नफरत करने लगी हूँ। मैं उससे निजात हासिल करना चाहती थी लेकिन मजबूर थी। जब तुम्हें पहली बार देखा तो मेरे दिल ने कहा, नुमाश तुम्हारा निजात दहिंदा आ गया है। तुम्हारी आंखों में न जाने क्या कोशिश थी कि मैं जैसे उलझ कर रह गई। क्या तुम मुझे इस जहन्नुम से निकाल कर अपने साथ ले चलोगे? हम यहाँ से फरार होकर जमला जाएंगे, वहां से समारिया और फिर शुमाली बंदरगाह से तिब्रिस की तरफ कूच कर जाएंगे। तिब्रिस में मेरी एक अजीज यूनानी सहेली का घर है। उसका खावद किब्रिसी बहरिया में कॉमोडोर है। वो हमें तिब्रिस से इटली पहुंचा देगा। ये औरत नुमाश सिन्फ नाजुक के उस तबके से ताल्लुक रखती थी जो जज्बात में अंधी होकर सब कुछ कर गुजरती है। उसने मेरे सामने बड़ा तवील प्रोग्राम रख दिया था, जबकि मैं सिर्फ वहां से फरार होना चाहता था। लेकिन उस जज्बाती औरत की मदद के बगैर मैं वहां से फरार भी नहीं हो सकता था। चुनाचे मैंने उसकी हाँ में हाँ मिला दी, मगर इतना जरूर पूछा कि ये एक लंबा सफर है जहां कदम कदम पर खतरे का सामना करना पड़ेगा। उसने आहिस्ता से कहा, तुम खुद यहूदी हो और यहूदी मर्दों की खसलत से वाकिफ हो। मेरे पास बेपनाह दौलत है जो मैं अपने साथ लेकर चलूंगी। दौलत और खास तौर पर अमरीकी डॉलर हमारा रास्ता आसान बना देंगे। तुम सारा काम मुझ पर छोड़ दो, मैं सब बंदोबस्त कर लूंगी। हम आज आधी रात के बाद यहाँ से निकल चलेंगे। मैंने उसके खावद गिदान की बात की तो मेरे कान के करीब अपने होंठ लाकर उसने सरगोशी की। वो उस वक्त बेहोश पड़ा होगा और अजीब मक्काराना अंदाज में मुस्कुराई और चली गई। उसके जाने के बाद मुझे तरह तरह के वसवसों ने घेर लिया। कहीं ये औरत अपने साथ मुझे भी न ले डूबे। लेकिन मेरे पास कोई दूसरा चाराकार भी नहीं था। रात हो गई थी। तहखाने के रोशनदान में से जो दिन की रोशनी अंदर आकर मामूली सा उजाला करती थी वो भी बुझ गई। अब मैं मुकम्मल तारीकी में बैठा था। दूसरी तरफ नुमाश के बयान के मुताबिक रात को गिदान बड़ा परेशान आया। रिखाज के नौकर को उसने सुबह शाम ही वापस भेज दिया था। परेशानी उसे इस बात की थी कि शिकार उसके घर में आकर गायब हो गया था और वो जेरिको पुलिस की खुशनुदी हासिल न कर सका था। उसने बताया कि जेरूसलम से अभी कोई भी फौजी नहीं आया, लेकिन उम्मीद है कि सुबह तक वो लोग भी यहाँ पहुंच जाएंगे। नुमाश बार बार अपने आप को कोस रही थी कि उसने अलशिकोल को सिगरेट लाने के लिए क्यों जाने दिया। यह अदाकारी थी जिसका मकसद गिदान को अपनी वफादारी का यकीन दिलाना था। दूसरी तरफ उसने अपनी वफादारी को मजीद मुस्तहकम करने के लिए गिदान को बेहोश करने के लिए गनीज की मदद से खास दवाई भी मंगवा कर अलमारी में रख ली थी। रात के 10 बजे के करीब नुमाश आई और सरगोशी में कहा, गिदान पुलिस इंस्पेक्टर के घर गया है, जल्दी से मेरे साथ चल कर गुस्ल वगैरह कर लो। मैंने गिदान का पिस्तौल और गोलियों का डिब्बा भी अपने थैले में रख लिया है, मेरे साथ आओ। वो मुझे अपने कमरे के गुस्ल खाने में छोड़ गई। मैंने खूब अच्छी तरह गुस्ल किया। नुमाश अपने कमरे में ही थी। मैं गुस्ल खाने से बाहर निकला तो उसने होंठों पर उंगली रखते हुए मुझे दबे पांव तहखाने वाली खिड़की की तरफ जाने का इशारा किया। फिर मेरे पीछे दबे दबे कदम रखती आई और मेरे कान के साथ मुंह लगाकर बोली, इस वक्त 9:45 बजे हैं, मैं पूरे 12 बजे आऊंगी, सब इंतजामात हो चुके हैं। मैं खामोशी से तहखाने में उतर गया। नुमाश ने पिछला दरवाजा बंद कर दिया। 12 बजे रात तक मैंने बड़ी बेचैनी से वक्त गुजारा। किसी वक्त ख्याल आता कि ये जज्बाती औरत मुझे भी अपने साथ न मरवा दे। बार बार गिदान की तरफ ख्याल चला जाता कि उसे इंस्पेक्टर ने रात के 10 बजे क्यों बुलाया है। जरूर यरूशलेम से फौजी खोजी कुत्ते लेकर जहां पहुंच गए होंगे। काश मैं उस वक्त जहां से फरार हो सकता। मेरे कान कुत्तों के भौंकने की आवाजों की तरफ लगे थे जो अभी तक सुनाई नहीं दी थी। ये 2 घंटे पूरी रात से भी ज्यादा तवील और कठिन हो गए थे। आखिर खुदा खुदा करके कहीं आधी रात का वक्त हुआ और तहखाने की खिड़की आहिस्ता से खुली। फिर नुमाश की सरगोशी सुनाई दी, अलशिकोल ऊपर आ जाओ। मैं जल्दी से उठा और लकड़ी का जीना चढ़कर खिड़की में से गुजरता हुआ नुमाश की ख्वाबगाह में पहुंच गया। ख्वाबगाह में धीमी रोशनी वाला टेबल लैंप जल रहा था। उसकी धीमी रोशनी में मुझे जो पहली शय दिखाई दी वो नुमाश का खामद गिदान था जो अपने बिछौने पर बिल्कुल चित पड़ा था। नुमाश ने कहा, ये बिल्कुल बेहोश है, और मेरा हाथ खींचते हुए मुझे अपने कमरे से बाहर ले गई। बाहर खुनक रात तारीख थी और हवेली का सहन अंधेरे में डूबा सनसना रहा था। नुमाश के कपड़ों से एक अनोखी किस्म की खुशबू आ रही थी। तारीख रात में हवेली का सहन सुनसान था। नुमाश ने अपने जिस्म के गिर्द स्याह चादर लपेट रखी थी। उसकी बगल में एक छोटी सी गठरी भी थी, वो मेरे आगे आगे चल रही थी। उसने सहन का बड़ा दरवाजा आहिस्ता से खोला, अंधेरे में मेरी तरफ मुड़कर इशारा किया और दरवाजे से बाहर निकल गई। मैं भी उसके पीछे बाहर आ गया। बाजार में सिवाय अंधेरे और वीरानी के और कुछ नहीं था। तमाम दुकानें बंद थीं। नुमाश तेज तेज चल रही थी। नुक्कड़ से वो बाएं जानिब घूम गई। आगे खजूर के दरख्तों की कतार थी। इन दरख्तों के पीछे आए तो एक ऊंटनी गर्दन उठाए बैठी हुई जुगाली कर रही थी। उस पर 2 नशिस्तों वाला रख्त बंधा हुआ था। पानी की 1-2 छागलें और एक थैला लटक रहा था। हमें देखते ही अंधेरे में से एक आदमी निकल कर हमारे पास आया। नुमाश ने उसे रुमाल में से कुछ डॉलर निकाल कर दिए। उस आदमी ने डॉलर अपनी सदरी की जेब में रखे और ऊंटनी की मोहार नुमाश को थमा दी।
नुमाश ने मुझे रख्त की पिछली सीट पर बैठने का इशारा किया। मैं सीट पर बैठ गया। नुमाश अगली सीट पर बैठ गई। उसने एक माहिर सवार की तरह ऊंटनी की लगाम को एक तरफ से खींचकर उसके गर्दन पर पांव का हल्का सा टहूका दिया। ऊंटनी उठ खड़ी हुई। ऊंटनी का मालिक सलाम करके अंधेरे में ही जिधर से आया था उधर ही गायब हो गया। नुमाश ने ऊंटनी को खजूर की कतार के साथ साथ एक तरफ डाल दिया। ऊंटनी पहले तो कदम कदम चलती रही, फिर शहर से बाहर निकलते ही नुमाश ने उसकी रफ्तार तेज कर दी। वो मेरे आगे बैठी हुई थी और उसके लिबास में से बड़ी ख्वाब अंगेज पुरस्कार खुशबू आ रही थी। मुझे लाहौर में अपने दोस्तों और रिश्तेदारों का ख्याल आ गया। उस वक्त वो लोहारी, भाटी दरवाजे और समनाबाद की आबादी में अपने अपने घरों में गहरी नींद सो रहे होंगे। उन्हें कोई खबर नहीं है कि एक इसराइली औरत मुझे अपने साथ भगा कर ले जा रही है। न जाने क्यों मुझे हंसी आ गई। हकीकत ये थी कि मैं इस औरत नुमाश के वसीले से इसराइल के दुश्मन मुल्क से किसी न किसी तरह निकल जाना चाहता था, जहां अब कदम कदम पर मेरी गिरफ्तारी के लिए जाल फैला दिया गया था। नुमाश कोई तजुर्बेकार गाइड नहीं थी और मैं उसके साथ अपने आप को पूरी तरह महफूज भी नहीं समझ रहा था, लेकिन इतना जरूर था कि वो सहराई रास्तों से वाकिफ थी। रास्ते के शहरों और कस्मों के बारे में उसे इल्म था, और सबसे बढ़कर ये कि हैफा के बंदरगाही शुमाली शहर में उसकी एक सहेली का खामद बहरिया का अफसर था और हम उसकी मदद से तिब्रिस पहुंच सकते थे। नुमाश ने रास्ते में मुझे बता दिया था कि वो अपनी सहेली को यही बताएगी कि उसने अपने खामद गिदान से तलाक ले ली है और अलशिकोल यानी मुझसे शादी कर ली है। सहरा में बाकी सारी रात हमारा सफर जारी रहा। नुमाश कहने लगी, हम अभी कहीं नहीं रुक सकते, मेरे खामद को 10 बजे तक होश आ जाएगा। होश में आते ही वो बर्क रफ्तार ऊंटों और घोड़ों की मदद से हमारे पास पहुंच सकता है, इसलिए हमें धूप में भी सफर जारी रखना होगा। चुनाचे जब धूप निकल आई और सहरा रोशन हो गया तो हम रुकने की बजाय चलते चले गए। हमारी ऊंटनी अब बहुत तेज चल रही थी, बल्कि हल्के हल्के भाग रही थी। नुमाश उसे सहराई चट्टानों में से घुमाकर ले जा रही थी, क्योंकि जहां जमीन चटियल थी और जमीन पर ऊंटनी के पांव के निशान नहीं पड़ सकते थे। कुछ देर तक हम उन सहराई चट्टानों में से गुजरते रहे। धूप तेज हो गई थी और कम से कम मुझे तो गर्मी लगने लगी थी। नुमाश ने मुझे एक चौड़ा सा रुमाल दे दिया था, जिसे मैंने अपने मुंह और सर पर अरब बद्दुओं की तरह लपेट लिया। जेरिको की इमारत अब अकब में बहुत दूर दिखाई देती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो भी सहरा के टीलों के अकब में गायब हो गई। अब हमारे सामने धूप में तपता हुआ एक लकोदक सहरा था। यहूदी औरत नुमाश सहराई रास्तों से काफी वाकफियत रखती थी। वो उन रास्तों से होकर जा रही थी जो रेतीले सहरा से हटकर चटियल टीलों के पहलू से होकर गुजरते थे। यूं हम झुलसा देने वाली रेत की तपिश से तो बच गए, मगर पथरीले टीले भी धूप में बहुत जल्द गर्म होकर तपने लगे। पथरीले रास्ते पर ऊंटनी को दौड़ने में भी दिक्कत हो रही थी, लेकिन नुमाश उसे भगाए लिए जा रही थी। बहुत जल्द हमारे साथ ऊंटनी भी पसीने में शराबोर हो गई। टीले के पत्थरों से ऐसी गर्मी खारिज हो रही थी जैसे वो आग के बड़े बड़े अंगारे हों। मैंने नुमाश को मशवरा दिया कि हमें सहरा का रास्ता इख्तियार करना चाहिए, कम से कम वहाँ खुली हवा तो होगी। नुमाश ने जवाब में कहा कि सहरा की झुलसा देने वाली लू हम बर्दाश्त न कर सकेंगे। दोपहर तक हम इन पथरीले टीलों से बाहर निकल आए। हमारे सामने रेत के पहाड़ खड़े थे, जहाँ रेत गर्म और नरम थी, जिसकी वजह से ऊंटनी की रफ्तार धीमी हो गई। आसमान तांबे की तरह तप रहा था। सूरज सवा नेज़े पर था। रेत गर्म धूप में जल रही थी। पसीने बह रहे थे। मैंने गर्दन घुमाकर पीछे देखा। अभी तक हमारे ताकुब में कोई नहीं आया था। नुमाश को अपने खामद के आने का खतरा था और मुझे ये अंदेशा था कि जेरिको के पुलिस स्टेशन पर इसराइली फौज के आदमी पहुंच गए होंगे और उन पर मेरा खतरनाक राज खुल चुका होगा और अब वो मेरी तलाश में शायद हेलीकॉप्टर लेकर निकल खड़े होंगे। मैं उनकी जद में था। इसराइली फौजी हेलीकॉप्टर भी हमें दूर से देख सकता था। मैं खुदा से यही दुआ मांग रहा था कि जेरिको में कोई हेलीकॉप्टर ना हो। इस सूरत में वो लोग सहराई जीपों में मेरा ताकुब कर सकते थे और मैं पकड़ा जा सकता था। यही वजह थी कि शदीद गर्मी और तपिश के बावजूद मैं इस कयामत खेज सहराई सफर को हर कीमत पर जारी रखना चाहता था। नुमाश खुद चूंकि अपने खामद से भाग रही थी, चुनाचे वो भी किसी जगह पर फिलहाल रुकना नहीं चाहती थी। जब दिन का दूसरा पहर भी गुजर गया और हम जेरिको से काफी दूर निकल आए तो नुमाश ने रेत के एक टीले की ओट में ऊंटनी को रोक कर रेत पर बिठा दिया, जहां टीले का साया पड़ रहा था और किसी हद तक गर्मी कम थी। हमने पानी पिया, थोड़ा सा गोश्त और एक सूखी अंजीर खाई। नुमाश के माथे और होंठों पर से पसीने के कतरे टपक रहे थे। सहराई धूप में उसका चेहरा सुर हो रहा था। हम रेत पर बैठे थे। उसने बताया कि अभी खतरे से बाहर नहीं है और गिदान के आदमी यहाँ पहुंच सकते हैं, इसलिए हमें ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। मैं भी रुकना नहीं चाहता था। मैंने नुमाश से इतना जरूर पूछा कि हम ठीक रास्ते पर जा रहे हैं। उसने नीली चादर अपने सर और गर्दन के गिर्द लपेट रखी थी। चादर के पल्लू से अपना चेहरा पोंछा और बोली, मुझ पर भरोसा रखो, ये सहरा मेरे देखे भाले हैं। मैं मुतमईन सा हो गया। हमने बमुश्किल 5 मिनट आराम किया होगा। उसके बाद दोबारा अपना सफर शुरू कर दिया।
नुमाश ने कहा कि अगर हम इसी तरह सफर करते रहे तो शाम के बाद अल दाखिल नामी कस्बे में पहुंच जाएंगे। हो सकता है वहां से हमें कोई काफिला मिल जाए जो रबात जा रहा हो। रबात से हमें बस भी मिल सकती है। मैंने कोई जवाब न दिया। मेरी नजरें बार बार आसमान की तरफ उठ जाती थी कि कहीं कोई हेलीकॉप्टर तो मेरी तलाश में नहीं आ रहा। अभी तक तो ऐसी कोई बात नहीं थी। सहरा की तेज धूप से बचने के लिए हमने अपने सरों के गिर्द नीली चादरें पगड़ियों की तरह बांध ली थी। हमारी सिर्फ आंखें ही नजर आती थी क्योंकि सहरा में हवा की वजह से रेत उड़ उड़कर हमारे चेहरों पर पड़ रही थी। आग बरसाता हुआ सूरज आहिस्ता आहिस्ता मगरिब की तरफ झुकता चला गया। तीसरे पहर के बाद सूरज मगरबी उफक पर सहरा की लकीर को छूने लगा तो उसकी किरणें तिरछी हो गईं और धूप की तपिश में खासी हद तक कमी हो गई। नुमाश ने इर्द गिर्द फैले हुए रेत के टीलों पर एक फिक्रअंगेज निगाह डाली। रेत के टीले अब हुजम में बड़े हो गए थे और हमारे दाएं बाएं दूर तक फैलते चले गए थे। ये कोई बाकायदा रास्ता भी नहीं था। सहरा में जो काफिलों का रूट होता है वो साफ नजर आ जाता है। ऐसे रास्तों पर जगह जगह ऊंटों के पैरों के निशान होते हैं और कहीं कहीं ऐसी चीजें, मसलन सिगरेट की कोई खाली डिब्बी, टूटा हुआ जूता, मैला रुमाल और ऊंटों खच्चरों का सूखा हुआ गोबर वगैरह। जिस रास्ते पर हम जा रहे थे वहां इस किस्म की किसी शय का सवाल ही पैदा नहीं होता था। ये बिल्कुल अजनबी सा रास्ता था और मैं महसूस कर रहा था कि नुमाश भी कुछ फिक्रमंद है। ऐसा महसूस हो रहा था कि हम सहरा के ऐसे इलाके में निकल आए हैं जहां इससे पहले कभी कोई नहीं गुजरा। जब मैंने नुमाश से पूछा कि हम ठीक जा रहे हैं तो उसने कोई जवाब न दिया। वो बार बार दाएं बाएं देख लेती। ऊँटनी एक नपी तुली रफ्तार के साथ सहरा में चली जा रही थी। मैंने दूसरी बार पूछा तो नुमाश कहने लगी, मैंने इससे पहले ये सहराई टीले नहीं देखे थे, लेकिन मुझे यकीन है कि हम अल दाखिल कस्बे की तरफ ही जा रहे हैं। तुम फिक्र मत करो। मुझे सिर्फ एक ही फिक्र थी कि कोई हेलीकॉप्टर या छोटा मिलिट्री जहाज मेरी तलाश में उधर ना निकले। मैं एक खतरनाक जासूस था जिसके खाते में कुछ इस्राएली फौजियों का कत्ल भी शामिल था। यह नामुमकिन था कि मेरी तलाश ना शुरू की गई हो। मैं चाहता था कि जितनी जल्दी हो सके हम किसी कस्बे में पहुंच जाएं, जहां कम से कम मुझे उस खुले सहरा से निजात मिले जहां मैं दूर ही से देखा जा सकता था। लेकिन मेरी छठी हिस्स ने मुझे बता दिया था कि नुमाश रास्ता भूल गई है। सहरा में रास्ता भूल जाना ऐसा ही है जैसे कोई मुसाफिर अपनी कब्र में उतर कर लेट गया हो और मौत के बेरहम हाथ उसकी तरफ बढ़ने लगे हों। अब मेरी यही ख्वाहिश थी कि जल्दी से रात हो जाए, सहरा पर अंधेरा छा जाए और मैं दुश्मन के हेलीकॉप्टर या दूर से आती हुई जीप की दूरबीन से महफूज रह सकूं। मैं हर 5-7 मिनट के बाद ऊपर और गर्दन घुमाकर पीछे देख लेता। अभी तक खैरियत ही थी, लेकिन अब मुझे ये फिक्र लग गई कि अगर वाकई नुमाश सहरा में रास्ता भूल गई है तो कल दोपहर तक सहरा हमें भून कर रख देगा और फिर हमारी लाशों को गिद्ध नोच रहे होंगे। खुदा खुदा करके सूरज गुरूब हो गया और रेत ठंडी होना शुरू हो गई। सहरा की रेत बहुत जल्द ठंडी हो जाती है। आसमान पर शुमाल मगरिब की तरफ एक सितारा निकल कर चमकने लगा। नुमाश ने सितारे की तरफ उंगली से इशारा करके कहा, ये कुतबी सितारा है, हम ठीक रास्ते पर जा रहे हैं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हम एक ऊंचे रेतले टीले की चढ़ाई चढ़ रहे थे। हमारे इर्द गिर्द सहरा में दूर दूर तक फीका फीका सा अंधेरा फैला हुआ था। ये अंधेरा गहरा होता जा रहा था। रेत के टीले की चोटी पर पहुंचकर हमें दूसरी जानिब एक गहरी रेती घाटी नजर आई। उसके आगे फिर रेत का एक पहाड़ सीना ताने खड़ा था। मैंने नुमाश से कहा कि हमें उस घाटी में थोड़ी देर आराम कर लेना चाहिए। नुमाश ने कहा कि वो दूसरे टीले के पार जाकर पड़ाव डालेंगे। ऊंटनी ढलान उतरने लगी, कहीं वो घुटनों तक रेत में धंस जाती और हम गिरते गिरते बचते। नुमाश ने कहा, मुझे पीछे से थाम लो, तुम कहीं गिर न पड़ो, तुम्हें ऊंट पर सफर करने का तजुर्बा नहीं है शायद। मैंने नुमाश के कांधे को पकड़ लिया। ढलान की मुसीबत खत्म हुई और ऊंटनी रेत की घाटी में दाखिल हो गई। फजा में खुनकी पैदा हो चली थी। धूप की गर्मी और रेत की तपिश बिल्कुल ही गायब हो गई थी। ये घाटी जिसमें से हम गुजर रहे थे एक पहाड़ी दर्रे की मानिंद थी। उसके दोनों जानिब रेत के पहाड़ खड़े थे। हम सामने वाले रेत के पहाड़ की तरफ जा रहे थे। नुमाश ने ऊंट की बाग थाम रखी थी। वो एक तरफ से घुमाकर ऊंटनी को सामने वाले रेत के पहाड़ की उस जानिब ले आई जहां चढ़ाई निस्बतन आसान थी। हम रेत के दूसरे पहाड़ की चढ़ाई चढ़ने लगे। ये चढ़ाई पहले वाले रेत के टीले से ज्यादा तवील थी। सहराई जहाज यानी नुमाश की ऊंटनी की आज भी मुझे याद आती है तो दिल से बेख्तियार दाद निकल जाती है। वो बड़ी साबित कदमी से हमारा साथ निभा रही थी। किसी जगह किसी मकाम पर भी उसने नकाहत का इजहार न किया था। रेत की चोटी पर पहुंचकर दूसरी तरफ देखा तो ढलान के पार एक तवील सहरा फैला हुआ था, लेकिन उसमें फर्क था कि दूर कहीं कहीं स्याह धब्बे से नजर आ रहे थे। नुमाश ने कहा कि ये जरूर कोई नखलिस्तान है। मैंने कहा, नखलिस्तान तो जरूर होंगे, मगर हम जा कहाँ रहे हैं? नुमाश ने इब्रानी जबान का एक कदीम मकूला दोहराया जिसका मतलब था कि सहरा में अगर नखलिस्तान नजर आए तो मुसाफिर रास्ता नहीं भूलते। मैं चुप हो गया। आसमान पर निकले हुए सितारों को देखा कि कहीं दूर उनमें से किसी हेलीकॉप्टर की अपनी तरफ बढ़ती हुई सुर्ख और नीली बत्ती तो नहीं चमक रही।